दोस्तों, पार्ट 6 में आपने देखा था कि जेफ, जो नेंडरथल्स की दुनिया में खुद को साबित करने की कोशिश में एक ऐसी क्रूर घटना का गवाह बना जिसने पूरे कबीले को हिलाकर रख दिया। मैमथ और नियांडरथॉल्स के बीच हुई उस भयानक भिड़ंत में सभी नियांडरथॉल्स मारे गए। सिर्फ अकेला जेफ बचा था। उसकी आंखों के सामने पूरा समूह खत्म हो गया। उसके बाद लड़की और लीडर ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने कबीले को बचाने के लिए वो और जेफ दोनों स्कॉर्पियन नेंडरथल समूह से मदद लेने निकल पड़े। लंबे और कठिन सफर के बाद उन्हें मदद मिली, लोग भी मिले और वहां के लीडर ने उन्हें एक पालतू मैमथ भी दिया जो अब उनके साथ था। लेकिन इसी सफर के दौरान लड़की से जेफ को एक ऐसे रहस्य का पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक जादुई रिंग लाइट, वही लाइट जिससे वो इस दुनिया में आया था, और अगर वो फिर से मिल जाता है तो शायद वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। उधर दूसरी तरफ जेनी, जो डायनासोरों की दुनिया में अकेली जूझ रही थी, एक दिन टी-रेक्स के हमले से बचते हुए वो एक खतरनाक ऊंची चट्टान से कूद गई और बहते पानी के साथ एक अनजान जगह पर पहुंच गई। लेकिन इस बार उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न खाना, न आग, न गुफा और न ही उसकी आखिरी उम्मीद, उसका लाइटर। इतना कुछ हो जाने के बाद वो अब पूरी तरह से टूट सी गई थी। हताश निराश समुद्र के किनारे बैठी रही। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच का होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जेफ के अंदर एक अजीब सा एहसास था, खुशी भी और बेचैनी भी। उसे लगने लगा था शायद अब वापस जाने का रास्ता सच में मिल सकता है। वो अपनी धरती, अपने लोगों को फिर से देख पाएगा। लेकिन उसी के साथ एक गहरी बेचैनी भी थी, क्योंकि वो जानता था सिर्फ पता चल जाना ही काफी नहीं है। उसे उस रिंग तक पहुंचना होगा, उसे ढूंढना होगा, और यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर मैं उसे ढूंढ न पाया तो, अगर ये सिर्फ एक उम्मीद ही निकली तो। वो चलते चलते कभी ऊंची चट्टान को देखता, कभी जंगलों की तरफ, जैसे हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही हो। लड़की भी चुप थी, काफिला भी शांत था, बस कदमों की आवाज और बीच बीच में मैमथ की भारी चाल। काफी देर तक लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद आखिरकार उनका काफिला उनकी गुफा तक पहुंच गया। जब लड़की गुफा के पास पहुंची तो उसकी माँ ने उसे देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया, जैसे बहुत दिनों बाद एक माँ अपनी बेटी से मिली हो। वो उसे कसकर पकड़े रही, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। लड़की भी चुपचाप उससे लिपटी रही। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उसमें सुकून था। दूर खड़ा लीडर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे अंदर से राहत मिली हो कि उसकी बेटी सुरक्षित लौट आई। फिर उसकी नजर उस मैमथ पर गई। उसने एक पल उसे ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया, यह उसी कबीले की तरफ से एक भेंट है, एक भरोसा, एक साथ होने का संकेत। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे मन ही मन उनका आभार किया हो। उसके बाद लीडर धीरे धीरे मैमथ के पास गया। वो कुछ पल दूर खड़ा रहा, फिर बहुत संभलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने धीरे से मैमथ को छुआ, उसकी आंखों में देखते हुए, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उस पल में कोई डर नहीं था, बस एक एहसास था। लीडर समझ गया था, ये खुद से हमला नहीं करते जब तक इन पर कोई खतरा ना आए। तभी पास खड़े कुछ नियांडरथॉल्स और औरतों ने तुरंत अपने भाले उठा लिए। उनकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, क्योंकि उनके अपने लोग इन्हीं जैसे मैमथ के हमले में मारे गए थे। इसी वजह से वे उसे वहीं मार देना चाहती थी। माहौल अचानक तनाव से भर गया, लेकिन लीडर तुरंत उनके सामने आ गया। उसने हाथ उठाकर सबको रोका। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन एक डर भी। वो समझा रहा था, अगर हम गुस्से में इसे मार देंगे तो आगे जब कभी हम पर हमला होगा, हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसकी बात में वजह थी, लेकिन सामने खड़ी औरतों के अंदर अब भी गुस्सा था। वे उसकी बात सुन तो रही थी, मगर दिल से मानने को तैयार नहीं था। लीडर जानता था उनका गुस्सा जायज है, उन्होंने अपने लोगों को खोए थे, उनका डर भी सही था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे, उन्हें उसकी जरूरत थी। लीडर ने हल्की सांस ली और बहुत धीरे से कहा, आज के बाद तुम हमारे साथी हो, शिकार नहीं। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। सभी लोग आग के पास शांत बैठे थे। चेहरों पर हल्का सा सुकून था, लेकिन दिल के अंदर अपने लोगों को खोने का दर्द भी था। कोई ज्यादा बोल नहीं रहा था, बस आग की रोशनी सबके चेहरों पर पड़ रही थी। तभी जेफ के पास लीडर की पत्नी आई। वो धीरे से उसके पास बैठी और उसका हाथ थाम लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर से कुछ बोली।
जैफ उसकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब कुछ कह रहे थे। उस पल उसे महसूस हुआ कि अब उनका विश्वास उस पर बन गया है, वो उसे अपना मानने लगे हैं। लीडर की पत्नी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, इसका साथ मत छोड़ना, ये दिल की बहुत नाजुक है। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैंने देखा है तुम्हारे साथ वो खुश रहती है। कुछ पल के लिए वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, अपने भाई को खोने के बाद वो तो बोलना भी भूल गई थी। जैफ ये सब सुनकर अंदर से जैसे पिघल सा गया। उसने पहली बार महसूस किया अब वो सिर्फ यहाँ जी नहीं रहा, बल्कि किसी के लिए जरूरी भी बन चुका है। उसके अंदर बहुत कुछ चलने लगा था। एक तरफ वापस जाने की चाह, अपनी धरती, अपनी दुनिया, और दूसरी तरफ ये लोग, ये लड़की जो अब उससे इतना जुड़ चुकी है। उसने धीरे से लड़की की तरफ देखा। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, थोड़ी शांति थी। जैफ के मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इसे छोड़कर जा पाऊंगा? उसने नजरें नीचे कर ली। जवाब आसान नहीं था। आग जलती रही, रात गहराती गई, लेकिन उस रात जैफ के अंदर एक नई उलझन पैदा हो चुकी थी। अगली सुबह नए नेंडरथल्स को लीडर शिकार की रणनीति सिखा रहा था। वो हाथों के इशारों से उन्हें समझा रहा था कहाँ घेरना है, कब हमला करना है। सभी लोग एक बार फिर अपने अपने काम में जुट गए थे। कोई औजार बना रहा था, कोई भाले ठीक कर रहा था। लड़की एक तरफ बैठकर एक तेज नुकीला भाला बना रही थी। वो ध्यान से पत्थर को घिस रही थी। हर वार सटीक था। जैफ दूर से ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कैसे वो बात करे लड़की से उस रिंग जैसी रोशनी के बारे में। वो धीरे धीरे उसके पास गया, कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे शिकार करना सिखाओगी? लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने सिर हिलाया, हाँ। फिर दोनों ने बिना किसी को बताए एक अलग रास्ते की तरफ निकल गए। जैफ समझ रहा था अगर वो सीधे उस रोशनी के बारे में पूछेगा और यहाँ से जाने की बात करेगा तो लड़की उदास और पूरी तरह बिखर जाएगी। जो थोड़ी सी खुशी उसकी लौटी है वो पल भर में टूट जाएगा, और वो ये नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था जल्दबाजी करने से सब बिगड़ सकता है। उधर लीडर की पत्नी बाकी नेंडरथल्स औरतों को समझा रही थी। ये मुश्किल समय था। वे सब अपने लोगों को खो चुकी थी। उनके चेहरों पर दर्द साफ दिख रहा था। कोई चुप बैठी थी, कोई जमीन की तरफ देख रही थी। वो उनके बीच खड़ी होकर धीरे धीरे बात कर रही थी, इशारों से, हाथों से, जैसे उन्हें संभालने की कोशिश कर रही हो। उसे पता था अगर अभी सब टूट गए तो कबीला बिखर जाएगा, इसलिए वो उन्हें एक साथ जोड़ने में लगी थी। दूर खड़ा लीडर ये सब देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में समझ थी। वो जानता था इस वक्त सबसे बड़ी ताकत यही औरतें हैं जो टूटकर भी सबको संभाल रही हैं। कुछ देर बाद लीडर की पत्नी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक गहरा दर्द। वो उसके सामने खड़ी हुई और बहुत भारी मन से बोली, कब तक हर बार किसी के जाने पर ये सब यूं ही टूटते रहेंगे, और कब तक हम ऐसे ही अपने लोगों को खोते रहेंगे? उसने चारों तरफ देखा, जहां हर चेहरे पर दुख था। औरत की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस दर्द और बेबसी थी। लीडर उसकी बात सुनता रहा। वो जानता था वो सही कह रही है, लेकिन सच ये भी था इस समय उसके पास कोई आसान जवाब नहीं था। उसने बस धीरे से आंखें नीचे कर ली, क्योंकि कभी कभी सब समझ आने के बाद भी कुछ बदला नहीं जा सकता। लीडर की पत्नी उसके पास आई और बिना कुछ सोचे लीडर को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब और मौत नहीं देखनी, प्लीज समझो, मुझसे नहीं देखा जाता। ये खामोशी, इन सब के चेहरे, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। कुछ ऐसा करो कि हम सुरक्षित भी रहें और हमें खाना भी मिलता रहे। वो बस रोती रही। लीडर चुप खड़ा रहा। उसने उसे खुद से अलग नहीं किया, बस एक हाथ धीरे से उसके सर पर फेरा। इस बार वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था कि अब कुछ बदलना जरूरी है। लीडर ने सबको इशारे से पास बुलाया। एक एक करके सभी उसके सामने आकर खड़े हो गए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर साफ और ठहराव के साथ बोला, अब से हम बड़े शिकार के पीछे नहीं भागेंगे। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने आगे कहा, जंगल में छोटे शिकार भी बहुत हैं, हम उन्हीं पर ध्यान देंगे। उसकी आवाज इस बार सख्त नहीं, समझदारी भरी थी। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से बोला, आज से तुम जंगल में जाओगी। लीडर ने हाथ से इशारा किया, जड़ें, कंद, जामुन और जड़ी बूटियां इकट्ठा करोगी। उसकी पत्नी ने चुपचाप सिर हिला दिया। अब सब समझ चुके थे, ये सिर्फ फैसला नहीं था, ये जीने का एक नया तरीका था।
कहानी अब जेनी की तरफ मुड़ती है। हर उम्मीद से टूटी हुई, पूरी तरह निराश, वो समुद्र के किनारे रेत पर चुपचाप बैठी थी। न कहीं जाने की जल्दी, न उठने की ताकत, जैसे अब उसके अंदर कुछ बचा ही न हो। उसकी नजर सामने फैले अनंत समुद्र पर थी। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ रुक सा गया था। न कोई आवाज उसे छू रही थी, न हवा का एहसास, बस एक खालीपन जो अंदर तक फैल चुका था। न खाना, न आग, न कोई रास्ता, और न ही कोई वापसी की उम्मीद। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब वे भी बह नहीं रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। एक जानी पहचानी आवाज, बेटी घर कब आओगी? उसकी सांस एक पल के लिए थम सी गई। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, ये उसकी माँ की आवाज थी। जेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना माँ, शायद अब मैं कभी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। वो सिर झुकाकर रोने लगी और तभी उसकी नजर अचानक आसमान की तरफ गई। कुछ बड़ा, बहुत बड़ा आसमान में उड़ रहा था। पहले उसे लगा शायद कोई पक्षी है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो साधारण पक्षी नहीं थे। वे थे क्वेट्ज़लकोअट्लस, विशाल पंख, लंबी गर्दन और आसमान में चक्कर लगाते हुए। उनकी परछाई धीरे धीरे उसके ऊपर आने लगी और उसी पल खतरा फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था। थके पैरों से किसी तरह वो उठी और लड़खड़ाते कदमों से जंगल की तरफ भागी। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन डर उसे आगे धकेल रहा था। वो भागते भागते एक बड़े पेड़ तक पहुंची और उसी से चिपक गई। ऊपर आसमान में अब भी वो विशाल डायनासोर घूम रही थे और नीचे वो खुद को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कर रही थी। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो पेड़ से चिपकी थी, सांस धीमी करने की कोशिश करती हुई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या अब तक जमीन पर खतरा कम था, जो अब आसमान से भी मौत उतर रही है? उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन पंखों की परछाई उसे साफ महसूस हो रही थी। अब उसके लिए हर पल एक परीक्षा बन चुका था। कहाँ छुपे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक ही बात थी, जिंदा रहना है किसी तरह। तभी जेनी ने देखा, वे उड़ने वाले जीव धीरे धीरे समुद्र के किनारे उतरने लगे। उनके बड़े बड़े पंख हवा को चीरते हुए नीचे आ रहे थे। वो चुपचाप पेड़ के पीछे से झांकती रही। कुछ ही देर में उसे समझ आ गया इनका मुख्य शिकार क्या है। वे सीधे पानी के पास गए और अपनी लंबी चोंच से तेजी से वार करने लगे। एक के बाद एक वे मछलियां पकड़ रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने ढेर सारी मछलियों का शिकार कर लिया। लहरें बहुत तेज थीं, मगर उनके लिए यह आसान था, क्योंकि इस शिकार के वे आदी थे। जेनी बस दूर से देखती रही। अब वो समझ चुकी थी ये भी खतरनाक है, लेकिन अभी इनका ध्यान उस पर नहीं था। उनका शिकार कुछ और ही था, और यही बात इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। जेनी काफी समय तक उन्हें देखती रही। वो छुपकर हर हरकत समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वे सभी अपने अपने शिकार को चोंच में दबाकर एक एक करके उड़ गए। जेनी ने हल्की सांस ली। अब उसे समझ आ गया था, यह खतरा कुछ समय के लिए टल तो गया है, लेकिन वो जानती थी ये जगह उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। न उसे रास्ते पता थे, न कोई सुरक्षित जगह, और सबसे बड़ी बात, उसके पास न लाइटर था, न आग जलाने का कोई तरीका, और न ही कोई गुफा जहां वो रात काट सके। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, रात होने से पहले कहां जाऊं? उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था, रोशनी कम हो रही थी और जंगल फिर से बदलने वाला था। वो ये अच्छी तरह जानती थी, जैसे ही अंधेरा होगा खतरे और बढ़ जाएंगे, और इस बार वो किसी भी हालत में फिर से टी-रेक्स जैसे डायनासोर के सामने नहीं आना चाहती थी। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखाई दिया। शांत पानी, चारों तरफ पेड़। उसकी आंखों में हल्की सी राहत आई। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी, हर कदम संभल कर। प्यास से उसका गला सूख चुका था। तालाब के पास पहुंचते ही घुटनों के बल बैठी और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। ठंडा पानी उसके गले से उतरते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उस जगह की शांति कुछ अलग ही थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। लेकिन उस शांति के पीछे बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ था। उस समय का एक विशाल डायनोसचस मगरमच्छ, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर तक हो सकती थी। उसका शरीर पानी में पूरी तरह छुपा हुआ था। वो बिना हिले सब देख रहा था। ऐसे मगरमच्छ घंटों तक शांत रह सकते हैं, बस सही मौके का इंतजार करते हैं, और एक ही झटके में शिकार को पकड़ना, पानी के अंदर खींच लेना, और फिर काम तमाम।
इतना बड़ा कि एक बार में 3 से 4 लोगों को खत्म कर सकता है। लेकिन जेनी अब भी उस खतरे से अनजान थी। वो बस पानी पी रही थी। थोड़ी देर में ही उसे राहत महसूस होने लगी, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। जेनी जब पानी पी रही थी, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पानी के अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा हो। उसने ध्यान से पानी की तरफ देखा। पानी ऊपर से शांत था, लेकिन भीतर कुछ था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बिना देर किए वो तुरंत पीछे हट गई और उसी पल पानी के अंदर हलचल हुई और कुछ ही क्षण में वो डायनोसोरस बाहर आया। विशाल मगरमच्छ। उसका सिर पानी से बाहर निकला, फिर धीरे धीरे पूरा भारी शरीर दिखने लगा। उसके दांत लंबे, नुकीले, पानी से टपकते हुए। उसकी आंखें सीधे जेनी पर टिकी थीं। जेनी ने जैसे ही उसे देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। इतना बड़ा मगरमच्छ उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो एक पल के लिए एकदम से खामोश हो गई। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, ये कोई सामान्य जानवर नहीं, ये शिकारी है। डायनोसोरस की आंखों में भूख साफ झलक रही थी। जेनी धीरे धीरे वहां से पीछे हट गई। उसने एक पल भी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस कदम संभालते हुए चुपचाप उस जगह से दूर निकल गई। अब उसे साफ समझ आ गया था, ये जंगल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। यहाँ एक दो नहीं, अनगिनत खतरे छुपे हैं, और सबसे डरावनी बात, कब, कहां, किस रूप में सामने आ जाएं, कोई नहीं जानता। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगी। शरीर थक चुका था, लेकिन रुकना अब भी संभव नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उसकी नजर दूर पड़ी। एक विशाल चट्टान, ऊंची, मजबूत और बाकी जगह से थोड़ी अलग। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। अब उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह आज की रात निकल जाए, क्योंकि यहाँ एक एक पल जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच ही गई। उसने ऊपर देखा। चट्टान ऊंची थी, लेकिन यही उसका सहारा था। उसने हिम्मत जुटाई, हाथों से पकड़ बनाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। कई बार पैर फिसला, कई बार उसे लगा वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो रुकी नहीं। किसी तरह वो ऊपर पहुंच गई। वो कुछ पल वहीं बैठी रही, सांसें संभालती हुई। फिर उसने चारों तरफ देखा। नीचे जंगल अंधेरे में डूब रहा था। उसने मन ही मन तय किया, आज की रात यहीं बितानी होगी। भूख लगी थी, डर अब भी साथ था, और शरीर पूरी तरह थक चुका था। अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो धीरे से चट्टान पर लेट गई, आंखें बंद की और कुछ ही पलों में थकी हारी वहीं सो गई। कहानी अब जैफ की तरफ मुड़ती है। लड़की जैफ को जंगल के अंदर हर वो दिशा दिखा रही थी जहां वे लोग शिकार कम होने पर आते थे। कभी झरना, जहां पानी के पास छोटे जानवर मिलते हैं, कभी नदी का किनारा, जहां सुबह सुबह शिकार आता है, कभी खुले मैदान, जहां दूर तक सब साफ दिखता है। वो उसे हर जगह से वाकिफ करा रही थी, ताकि अगर कभी उसे अकेले भेजा जाए तो वो पहले से ही सतर्क रहे। उसने उसे शेरों का इलाका भी दिखाया, जहां अभी भी कुछ शेर चुपचाप बैठे थे, शिकार के इंतजार में। फिर उसने हाइनाज और जंगली कुत्तों का इलाका दिखाया, जहां हर तरफ खतरे की गंध थी। हर जगह अलग थी, लेकिन हर जगह में मौत छुपी हुई थी। चलते चलते लड़की अपने निशान भी मिटाती जा रही थी। पैरों के निशान, टूटी हुई टहनियां, सब कुछ ठीक करती हुई, क्योंकि वो जानती थी कोई भी आदमखोर जानवर उनके कदम सूंघकर सीधे उनकी गुफा तक पहुंच सकता है। जैफ हर चीज ध्यान से देख रहा था, समझ रहा था। अब वो सिर्फ उसके साथ चल नहीं रहा था, सीख भी रहा था। कुछ देर बाद लड़की उसे उस जगह ले गई जहां आखिरी बार वो और उसका भाई आए थे। जैसे ही उसने उस जगह को देखा, उसकी आंखें फिर से नम हो गई। वो वहीं रुक गई, जैसे पुरानी यादें अचानक वापस आ गई हों। जैफ समझ गया, यही मौका है। वो धीरे से आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। लड़की ने खुद को अलग नहीं किया, वो भी उससे लिपट गई। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर जैफ ने धीरे से इशारे में पूछा, क्या तुम अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? उसने हाथ से एक गोल घेरा बनाया, उस रिंग की तरफ इशारा करते हुए। लड़की चुप हो गई। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे धीरे आसमान की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला ले लिया हो। जैफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों वहीं बैठ गए, चुप, लेकिन इस बार खामोशी में एक नई उम्मीद छुपी हुई थी। उधर हम देखते हैं लीडर की पत्नी कुछ नेंडरथल्स औरतों के साथ जंगल में खाने की तलाश और जड़ी बूटियों की खोज में निकल चुकी है। वो एक एक पौधे को ध्यान से पहचानती, हाथ से छूकर देखती, फिर बाकी औरतों को इशारे से समझाती, ये लेना है। कुछ ही समय में उन्होंने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया।
जड़ी बूटियां, खाने लायक जड़ें और जंगल से मिलने वाली हर वो एक चीज। जब सब वापस अपनी गुफा की तरफ लौटने लगे, तभी लीडर की पत्नी का ध्यान दूर किसी जानवर पर गया। वो एक पल के लिए रुक गई, उसकी नजर उसी दिशा में टिक गई। उसने अपने साथ चल रही औरतों को इशारे से आगे बढ़ते रहने को कहा और खुद धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ गई। जैसे ही वो पास पहुंची, उसने देखा एक छोटा हिरण का बच्चा जमीन पर पड़ा था। वो चोटिल था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उस पल उसके अंदर शिकार की भावना नहीं थी, बल्कि एक माँ अपने बच्चे को जैसे देखती है वैसी ही उसे देख रही थी। उसने ध्यान से देखा, शायद उस पर हमला हुआ था, लेकिन किसी तरह वो बच निकला था। अब वो दर्द में था, अकेला, कमजोर। लीडर की पत्नी दया आ गया। वो धीरे से उसके पास बैठी और कुछ पल सोचती रही। फिर उसने उसे सावधानी से उठाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है, और बिना देर किए गुफा की तरफ चल पड़ी। वो चलती रही, ध्यान सिर्फ उस बच्चे पर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि खून की बूंदें उस हिरण के पैरों से टपक रही थी। धीरे धीरे एक एक कदम के साथ वो बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थी और पीछे एक साफ निशान बनता जा रहा था। औरत ने ममता तो दिखा दी, उसने एक जान बचाने की कोशिश की जैसे एक माँ करती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके इस फैसले की कीमत कितनी बड़ी होने वाली है। कभी कभी दया भी खतरा बन जाती है, और इस बार उसकी ममता के पीछे एक ऐसा निशान छूट चुका था जो पूरे कबीले को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। अब आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कहानी अब जेनी की तरफ मुड़ती है। पूरी रात उसे डायनासोरों की दहाड़ और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी आवाज बहुत पास लगती तो कभी अचानक दूर चली जाती, लेकिन वो चट्टान पर बैठी अपने आप को संभाले रही। नींद तो जैसे उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। हर आवाज के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। फिर काफी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चट्टान के किनारे से जंगल की तरफ देखने लगी। और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। जंगल के बीचों बीच, घने अंधेरे के बीच एक रोशनी जल रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा शायद कोई चमकने वाला जानवर होगा, लेकिन नहीं, वो रोशनी वही थी और लगातार हल्की हल्की ब्लिंक भी कर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसका दिल कह रहा था किसी तरह उसे वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने नीचे अंधेरे जंगल की तरफ देखा, उसके कदम रुक गए। इतनी रात में उस ऊंची चट्टान से नीचे उतरना मतलब खुद मौत को बुलाना था। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने खुद को संभाला और मन ही मन तय किया, सुबह मैं जरूर वहां जाऊंगी। अब उसके अंदर फिर से एक छोटी सी उम्मीद जाग चुकी थी और उसी उम्मीद के सहारे वो रात काटने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह जेनी धीरे धीरे उस चट्टान से नीचे उतरने लगी। रात भर की थकान अब भी थी, शरीर भारी लग रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसकी नजर बस उसी दिशा में थी। फिर वो धीरे धीरे उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी और साथ ही बेचैनी भी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, 24 से 25 करोड़ साल पहले की दुनिया में ऐसा क्या हो सकता है। वो चलते चलते कभी रुकती, चारों तरफ देखती, फिर आगे बढ़ती। कभी उसे लगता क्या सच में मैंने वो देखा था, या फिर वो सिर्फ मेरा भ्रम था। उसका मन खुद से ही सवाल कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी नहीं, वो सच था। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसके सामने एक विशाल डायनासोर खड़ा दिखा। जेनी के कदम अपने आप रुक गए। उसने ऊपर देखा और कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। वो था ब्रैकियोसॉरस, एक विशाल शाकाहारी डायनासोर। उसकी लंबी गर्दन पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंची हुई थी और वो आराम से पत्ते खा रहा था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके सामने जेनी बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उसने जेनी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। जेनी ने धीरे से सांस ली। डर अभी भी था, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। वो धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए उसके पास से गुजरने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखें बार बार उस डायनासोर पर जा रही थी, लेकिन वो शांत था, अपने खाने में खोया हुआ। जेनी बिना आवाज किए उसके पास से निकल गई और फिर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ी, अचानक वो रुक गई। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने वही स्पेसक्राफ्ट खड़ा था जो उस अजीब ग्रह पर विल के साथ गायब हो गया था। जेनी कुछ पल तक बस उसे देखती रह गई।
उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये यहाँ कैसे? धीरे धीरे उसके चेहरे पर हैरानी की जगह खुशी आने लगी। उसकी आंखें भर आईं। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब तक वो इस पूरी दुनिया में अकेली थी, हर पल डर के साथ, हर पल खुद को बचाते हुए। लेकिन अब ये स्पेसक्राफ्ट मिलना जैसे उसे फिर से जीने की वजह मिल गई हो, और बिना देर किए सीधे अंदर गई। अंदर पहुंचते ही उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ लगभग वैसा ही था। सीट्स, कंट्रोल पैनल, मशीनें और सबसे बड़ी बात, सिस्टम अब भी ऑन था। हल्की हल्की लाइट जल रही थी। कुछ आवाजें अब भी आ रही थीं कट कट के। जेनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर एक चीज को हाथ लगाकर देखने लगी। जेनी ने धीरे से कनेक्टिविटी पैनल को ऑन किया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, लेकिन अंदर एक उम्मीद थी, शायद अब भी कुछ जवाब मिल जाए। जैसे ही स्क्रीन जली, उसकी नजर सीधे इनकमिंग मैसेजेस पर गई और अगले ही पल वो चौंक गई। स्क्रीन दिखा रहा था स्पेसक्राफ्ट बहुत पहले धरती से कनेक्ट हुआ था और वहां से कई मैसेजेस आए थे। जेनी जल्दी जल्दी उन्हें खोलने लगी। पहला मैसेज, मिशन हेड, अर्थ कमांड। जेनी, डू यू कॉपी? वी आर ट्राइंग टू रीच यू, प्लीज रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। फिर दूसरा, सिग्नल अनस्टेबल, वी आर स्टिल ट्राइंग, होल्ड ऑन। और फिर एक के बाद एक कई मैसेजेस। हर मैसेज में बस एक ही बात थी, कॉन्टैक्ट अस, रिस्पॉन्ड, वी आर वेटिंग। जेनी की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। वो स्क्रीन को देखती रही। उसे समझ आ गया, धरती पर लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने हार नहीं मानी थी, मगर यहाँ से एक भी जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। न कोई सिग्नल, न कोई रिस्पॉन्स। उसने नीचे देखा। अब स्क्रीन पर स्टेटस लिखा था, कनेक्शन लॉस्ट। ये देखकर जैसे उसके अंदर सब कुछ टूट सा गया। जो थोड़ी सी उम्मीद अभी अभी जगी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो वहीं चुपचाप बैठ गई, न कुछ बोली, न कुछ सोचा, बस स्क्रीन को देखती रही। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और खालीपन था। अब उसे महसूस हुआ वो सच में कितनी दूर आ चुकी है, इतनी दूर जहां से लौटना अब आसान नहीं है। जेनी कुछ देर तक वहीं चुप बैठी रही। फिर उसकी नजर पास रखी एक छोटी सी चीज पर पड़ी। वो धीरे से उठी और उसे हाथ में लिया। वो उनकी फोटो थी, पुरानी यादें, इस मिशन की जब वे पहली बार यहाँ आए थे। उसमें वह, विल और जेफ तीनों साथ थे, हंसते हुए, कुछ खाते हुए, जैसे सब कुछ बहुत आसान हो। कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक नया सफर। जेनी उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसकी उंगलियां धीरे से उस पर फिर रही थीं, जैसे वो उन पलों को महसूस करना चाहती हो। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। विल, उसने धीरे से नाम लिया। जेफ, उसकी आवाज बहुत हल्की थी। वो उन दोनों को याद कर रही थी, उनकी बातें, उनकी हंसी, उनके साथ बिताया हर पल। अब सब कुछ बस याद बन चुका था। वो फोटो को सीने से लगाकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो उस पल में वापस जाना चाहती हो जहां सब ठीक था। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली, सामने वही सच्चाई थी, अकेलापन, खामोशी। मगर जेनी को थोड़ी राहत तब मिली जब उसकी नजर फूड स्टोरेज की तरफ गई। वो धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखों में एक सुकून दिखा। अंदर खाना भरपूर था, पैकेट्स, ड्राई फूड और कुछ इमरजेंसी सप्लाईज। उसने एक पैकेट हाथ में लिया, कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी सांस ली। ये उसके लिए इस समय किसी वरदान से कम नहीं था। अब कम से कम कुछ समय तक उसे खाने की चिंता नहीं करनी होगी। उसने तुरंत पैकेट खोला और खाना स्टार्ट कर दिया। हर निवाला जैसे उसे फिर से ताकत दे रहा था। अब पहली बार उसे लगा वो शायद टिक सकती है। ये जगह फिलहाल के लिए उसका सहारा बन सकती है, और काफी हद तक शायद ये सुरक्षित भी था, जब तक कोई खतरनाक शिकारी डायनासोर यहाँ तक न पहुंच जाए। उसने एक बार बाहर की तरफ देखा और फिर वापस अंदर बैठ गई। उधर हम देखते हैं जेफ को। लड़की उसे उस रिंग के बारे में धीरे धीरे समझा रही थी। वो इशारों में बता रही थी। उसका भाई अक्सर उस रिंग के बारे में अपनी माँ से बात करता था। वो बार बार कहता था उसे उत्तर दिशा में जाना है, लेकिन उस दिशा में बहुत खतरा था, एक ऐसी जगह जहां से लौटना भी मुश्किल हो सकता था। इसी वजह से उसकी माँ ने उसे कभी वहां जाने नहीं दिया। जेफ ध्यान से हर बात समझ रहा था। अब उसे साफ हो गया था, अगर उस रिंग तक पहुंचना है तो उसे लड़की की माँ की मदद लेनी पड़ेगी। कुछ देर बाद दोनों वहां से वापस चल पड़े। रास्ता लंबा था और मौसम अचानक बदलने लगा। धीरे धीरे चारों तरफ बर्फ गिरने लगी। ठंडी हवा तेज हो गई। जेफ तुरंत पास के एक पेड़ से चिपक गया, अपने शरीर को बचाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन लड़की वही उसी बर्फ में खड़ी रही। उसने आंखें बंद की
चेहरा आसमान की तरफ उठाया और गिरती हुई बर्फ को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे ये पल उसके लिए बहुत खास हो। फिर अचानक वो पास के तालाब की तरफ भागी और बिना सोचे उसमें कूद गई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वो हंस रही थी, खुलकर, बिना किसी डर के। वो पानी में तैरती रही, छप छप की आवाजें और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। जैफ दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहली बार कुछ महसूस कर रहा हो। उसे समझ आ रहा था, ये लोग खुशी को बचाकर नहीं रखते, उसे जीते हैं, पूरी तरह, बिना सोचे। लड़की काफी देर तक पानी में रही। उसके बाद दोनों फिर से गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही दोनों गुफा के पास पहुंचे, वहां का माहौल कुछ अलग था। आज सब कुछ शांत था, न वो शोर, न वो भाग दौड़, जैसे कबीला थोड़ा थम गया हो। जेफ ने चारों तरफ देखा और वो एक पल के लिए सोच में डूब गया। आज मांस की जगह निएंडरथॉल्स औरतें कंदमूल, जड़ वाले स्टार्ची ट्यूबर्स, जो आज के पोटैटोज या स्वीट पोटैटो देसी एनर्जी देते थे, वे लोग उन्हें तैयार कर रही थी। कुछ आग के पास बैठे थे, कुछ उन्हें साफ कर रहे थे, कुछ पकाने में लगे थे। हल्की सी खुशबू हवा में फैल रही थी, जो पहले से बिल्कुल अलग थी। कल तक जहां सिर्फ मांस की महक चारों तरफ फैली रहती थी, आज सब कुछ बदल गया था। जैफ ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वो समझ गया, ये बदलाव यूं ही नहीं आया था, ये फैसला सोच कर लिया गया था। थोड़ी दूर पर लीडर की पत्नी सबको समझा रही थी। वो दिखा रही थी क्या खाना है, कैसे तैयार करना है, कैसे बिना शिकार के भी जिया जा सकता है। कुछ लोग अभी भी असमंजस में थे, उन्हें आदत नहीं थी इस सब की, लेकिन वो उन्हें धीरे धीरे समझा रही थी, क्योंकि वो जानती थी इस माहौल में नेंडरथल्स को ढालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी था, ये एक तैयारी थी उस दिन के लिए, जब शिकार न मिले, जब बचा हुआ खाना खत्म हो जाए, तब भी वे जिंदा रह सकें। सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। आग के चारों तरफ लोग बैठे थे, कोई कंदमूल खा रहा था, कोई धीरे धीरे बात कर रहा था। काफी समय बाद वहां हंसी सुनाई दे रही थी। लीडर भी अपने लोगों के साथ हल्की फुल्की बातों में लगा था, कभी मुस्कुराता, कभी किसी की बात पर हंस पड़ता। उसकी पत्नी और लड़की भी उस पल में शामिल थी। उनके चेहरों पर पहली बार थोड़ी राहत दिख रही थी। पूरा माहौल बदला बदला सा लग रहा था। जैफ भी उनके बीच बैठा था, लेकिन उनकी बातें उसे समझ नहीं आती थी। तब लड़की धीरे से उसकी तरफ देखती और इशारों में उसे समझाती। जैफ हल्का मुस्कुरा देता, जैसे वो भी उस पल का हिस्सा बन गया हो। जो औरतें कल तक उदास थीं, अब वे भी हल्की मुस्कान के साथ उन सब में घुल मिल गई थीं, क्योंकि ये समय ही ऐसा था। यहाँ कोई दर्द को पकड़कर लंबे समय तक नहीं बैठ सकता। यहाँ जीना है तो आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन उसी खुशी के बीच, उसी सुकून के पल में वे सब इतने खो गए थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बाहर खामोशी से खतरा बढ़ रहा है। जंगल के अंधेरे में शेरों का झुंड, हाइनास का झुंड और जंगली कुत्तों के समूह धीरे धीरे उनकी गुफा के पास इकट्ठा हो चुके थे। उनकी आंखों में भूख थी और अब वे इंतजार कर रहे थे सही समय का। मगर निएंडरथल्स के लिए राहत की बात यह थी कि उनके पास वह विशाल मैमथ था, गुफा के पास खड़ा, शांत, लेकिन हर हलचल को महसूस करता हुआ। उसकी मौजूदगी ही एक ढाल जैसी थी। बाहर घात लगाए बैठे खूंखार जानवर, शेर, हाइनास, जंगली कुत्ते अब भी उससे पूरी तरह अनजान थे। उन्हें अभी अंदाजा नहीं था कि अंदर सिर्फ इंसान नहीं, एक ऐसी ताकत भी है जो उनका सामना कर सकती है। थोड़ी रात और बीती तो जेफ ने देखा लीडर की पत्नी गुफा से थोड़ा दूर एकांत में आग के पास बैठी थी। लपटें धीमी थीं और वो चुप थी। जेफ ने हिम्मत की, धीरे धीरे उसके पास गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर जेफ ने बहुत धीरे से इशारे में पूछा, उसके बच्चे के बारे में, क्या उसे उसकी याद आती है? औरत ने बस सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। जेफ कुछ पल रुका, फिर उसने धीरे से एक और सवाल किया, क्या वो कभी किसी रोशनी की बात करता था? औरत ने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। जेफ समझ गया वो बात सही दिशा में है। उसने आगे इशारों में बताया, आपकी बेटी ने बताया। फिर औरत ने जमीन पर उंगली से एक बड़ा गोल आकृति बनाया, एक रिंग जैसा। फिर उसके चारों तरफ चट्टानें बनाई, दूर दूर जानवरों के निशान बनाए और फिर अपने हाथ से एक दिशा की तरफ इशारा किया, उत्तर दिशा। अब जेफ को सब धीरे धीरे समझ आने लगा था। जेफ ने धीरे धीरे इशारों में कहा, मुझे वहां जाना है। औरत ने तुरंत उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्यों? उसके चेहरे पर चिंता थी।
वहां खतरा है। जैफ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जमीन पर धीरे धीरे एक आकृति बनानी शुरू की। उसने एक छोटा सा घर बनाया, उसके पास कुछ लोग, फिर अपनी तरफ इशारा किया जैसे बता रहा हो, ये मेरा घर है। फिर उसने उस रिंग की तरफ इशारा किया, उस रोशनी के पार। औरत चुपचाप देखती रही। अब वो समझ गई थी, ये भी अपने घर जाना चाहता है। उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। उसे अपनी बेटी का ख्याल आया, अगर ये चला गया तो वो फिर अकेली रह जाएगी। लेकिन वो ये भी जानती थी, जैसे उसका घर है वैसे ही इसका भी कोई घर होगा, कोई होगा जो इसका इंतजार कर रहा होगा। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से उसने जैफ की पीठ पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में कहा, अगली सुबह तुम निकल सकते हो और उसको कुछ मत बताना, वो टूट जाएगी। उसका रोना मैं देख नहीं पाऊंगी। जैफ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बिना पीछे देखे धीरे धीरे गुफा की तरफ चल दी। उस रात एक फैसला हो चुका था जो सब कुछ बदलने वाला था। लड़की की माँ धीरे धीरे उसके पास गई। वो चुपचाप सो रही थी, एक सुकून भरी नींद में। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे कुछ समय के लिए उसने अपने सारे दुख भुला दिए हों। माँ उसे देखती रही और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, अगली सुबह मेरी बेटी फिर से खामोश हो जाएगी, फिर से टूट जाएगी। उसका दिल भर आया। वो जानती थी ये सुकून बस कुछ पलों का था, आने वाली सुबह उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। वो अपनी बेटी को देखते हुए चुपचाप रोती रही और भारी मन के साथ वहां से चली गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जैफ निकल चुका था। चारों तरफ हल्का अंधेरा था, हवा ठंडी थी और पूरा कबीला अभी सो रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने एक बार भी उस लड़की को देख लिया तो शायद वह जा नहीं पाएगा। उसका दिल भारी था, कदम धीमे पड़ रहे थे, अंदर से वो टूट रहा था। हर कदम के साथ एक कसक उठ रही थी, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैफ बिना रुके चट्टानों और पहाड़ों से गुजरता जा रहा था। उसके कदम तेज थे, जैसे वो रुकना ही नहीं चाहता। पीछे छूटती हर जगह के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। उधर जब लड़की जागी, उसने सबसे पहले जैफ को ढूंढना शुरू किया, गुफा के अंदर, बाहर, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। उसे लगा शायद वो जंगल में गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो इंतजार करती रही, लेकिन समय बीतता गया और जैफ नहीं लौटा। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपने पिता से पूछा, फिर कबीले के बाकी लोगों से, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आखिर में वो अपनी माँ के पास गई। उसकी आवाज में घबराहट थी, क्या आपने जैफ को देखा? उसकी माँ ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बस उसी पल लड़की सब समझ गई, जैफ अब यहाँ नहीं था। उसकी माँ ने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया, कल रात की बात, जैफ का फैसला। ये सुनते ही लड़की एक पल भी नहीं रुकी। वो तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकता है? वो दौड़ भी रही थी और रो भी रही थी। उसकी सांसें तेज थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, जैफ। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, न रास्ता, न जंगल, ये तक कि वो किस इलाके से गुजर रही है, वहां कितना खतरा है, कुछ भी नहीं। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, जैफ। वो बस दौड़ रही थी, कांटों से टकराती, पत्थरों पर फिसलती, लेकिन उसे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। इस वक्त उसके लिए खतरा मायने नहीं रखता था। जैफ धीरे धीरे चट्टानों के बीच से आगे बढ़ रहा था। रास्ता आसान नहीं था, कहीं फिसलन, कहीं तेज धार वाली चट्टानें। फिर भी वो रुका नहीं। कुछ दूर पर उसे शेरों का एक झुंड भी दिखा। जैफ ने एक पल उन्हें देखा और फिर नजरें हटाकर आगे बढ़ गया। अब उसके लिए डर से ज्यादा मंजिल जरूरी थी। धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा। आसमान में घने बादल छा गए, हवा तेज होने लगी, दूर कहीं बिजली चमक रही थी, जैसे आने वाला समय कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा हो। लड़की दौड़ते दौड़ते अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। वो अब भी जैफ को ही याद कर रही थी। हर कदम के साथ उसके मन में वही सवाल गूंज रहा था, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आखिरकार जैफ को दूर वही रोशनी दिखाई देने लगी, हल्की लेकिन साफ। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। तूफान ने उसके कदम रोक दिए। वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। हवा इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल हो गया। वो पास की एक चट्टान से खुद को संभाल कर बैठ गया। उसने सिर झुका लिया, कुछ पल तक बस चुप रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना,
उसकी आवाज में एक दर्द था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, बस तुम लोग खुश रहो और सुरक्षित रहो। ये कहकर वो चुप हो गया। लगभग 1 घंटे तक तूफान चलता रहा। तेज हवा, लगातार बिजली और चारों तरफ तूफान। और फिर धीरे धीरे हवा कम हुई, आसमान थोड़ा साफ हुआ। जैफ ने धीरे से सिर उठाया और दूर देखा। वहीं चट्टानों के बीच कोई उसकी तरफ आ रहा था। वो वही लड़की थी, थकी हुई, लड़खड़ाते कदम, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो। जैफ ने उसे देखा और अपने सिर पर हाथ रख लिया, जैसे उसे यकीन ही न हो कि वो सच में यहाँ तक आ गई है। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। उसने बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। लड़की खुद को रोक नहीं पाई। वो रोने लगी, जैसे सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। काफी देर तक दोनों वैसे ही रहे। फिर लड़की ने रोते हुए इशारे में कहा, तुम्हें एक पल का भी मेरा ख्याल नहीं आया? जैफ बोला, बहुत आया, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई तुमसे कहने की, लेकिन ये जरूरी है। लड़की बोली, और मैं जरूरी नहीं? और मेरे लोग जिन्होंने तुम्हें पनाह दी, तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? जैफ के पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस धीरे से बोला, मेरा भी किसी और दुनिया में कोई इंतजार कर रहा है। मुझे जाने दो या फिर मेरे साथ चलो। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अपने कबीले को नहीं छोड़ सकती। और उस रिंग के पार कौन सी दुनिया होगी, मुझे नहीं पता। वो उदास, टूटे मन से जैफ का हाथ पकड़े रही। वो चाहती थी वो न जाए, बस किसी तरह जैफ रुक जाए। वो उसे इस क्रूर दुनिया में अकेला न छोड़े। ये पल दिल को झकझोर देने वाला था, खासकर उस लड़की के लिए। जैफ धीरे से बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी एक बार तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। लड़की ने कुछ नहीं कहा। अब वो एक तरह से निर्जीव हो गई थी। जैफ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर रोशनी के अंदर चला गया। कुछ ही समय में उसने खुद को उसी ग्रह पर पाया जहां पहली बार वो, जेनी और विल आए थे। उसके सामने वही पुराना स्पेसक्राफ्ट था जिसके द्वारा वो यहाँ आया था। अब सब कुछ उसे समझ आ गया था। उसने बिना देर किए उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कदम रखा और तुरंत पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया। तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई, सब कुछ चमकने लगा और कुछ ही पलों में जेनी और विल, तीनों एस्ट्रोनॉट्स फिर से एक साथ थे। और उनका स्पेसक्राफ्ट भी जैफ समझ गया, ये एक टाइम ट्रैवल टाइप स्पेसक्राफ्ट था, किसी एलियन की हाई टेक तकनीक। लेकिन जेनी और विल को कुछ भी याद नहीं था कि वे कभी कहीं गए भी थे। जैफ आगे बढ़ा, उन्हें गले लगाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वेलकम बैक हीरोज। जैफ ने एक बार फिर धरती से संपर्क किया। उसने बताया, हम वापस आ रहे हैं। कुछ ही पल में उधर से जवाब आया। मिशन हेड की आवाज थी, हम लोग पिछले 10 दिनों से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। जैफ कुछ पल चुप रह गया। अब उसे सब समझ आ गया था। जिस समय में वो था वहां समय अलग तरह से गुजर रहा था, इसलिए यहाँ सिर्फ इतने ही दिन बीते थे। सब कुछ उसके अंदर ही रह गया। इस पूरे मिशन में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जैफ जानता था। बाकी दोनों, जेनी और विल, उस सफर से अनजान थे। कुछ ही देर बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने फिर से उड़ान भरी धरती की तरफ। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगा। जैफ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, अपना वादा याद रखूंगा। उधर हम देखते हैं, बहुत देर बाद लड़की ने भी उस रोशनी के अंदर जाने की सोची। वो धीरे धीरे उसके पास गई और फिर हिम्मत करके अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाने के बाद भी वो कहीं और नहीं पहुंची। वो वहीं थी, उसी जगह, उसी दुनिया में। कुछ नहीं बदला था। तभी उसे समझ आया, उस रोशनी से इस ग्रह पर बाहर से कोई आ सकता है, जा सकता है, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये एक तरफ का रास्ता था। वो चुपचाप वहीं बैठ गई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, आंखों में एक खालीपन और एक उम्मीद, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि कभी किसी दिन वो वापस आएगा। दोस्तों, द अननोन प्लैनेट सीरीज आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपने इस पूरी सीरीज को इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका यही सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और हाँ, बहुत जल्द एक और मजेदार सीरीज आपके सामने आने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।